हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आज हमारा सेशन दूसरे मोड से होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है IMEC कॉरिडोर। इसकी रणनीतिक प्रगति की बात करेंगे हम। ये किस तरह से जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको ये बता दूं कि ये अक्सर इस जो इनिशिएटिव है IMEC का, इसको प्राचीन सिल्क रोड का आधुनिक विकल्प माना जाता है। जो पुराना सिल्क रोड था ना, आपको पता है उसके बारे में, जिससे जिसको सिल्क का व्यापार किया जाता था, उसे सिल्क रूट के रूप में हम जानते हैं। तो उसका आधुनिक विकल्प बन रहा है ये कॉरिडोर। साथ ही यह जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जवाब भी माना जा रहा है। IMEC एक व्यापारिक मार्ग ही नहीं है केवल, ये एक तरह का आप ये समझिए कि रणनीतिक केंद्र भी हो गया है वर्तमान परिदृश्य का। भारत और UAE के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समझौते पर वार्ता तेज हो गई है। यह गलियारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध एक सुनियोजित रणनीतिक गठबंधन के रूप में उभरा है। ये जो BRI है, इसके बारे में आपको पता ही, इसकी योजना क्या होती है? इसकी योजना होती है डेप्ट ट्रैप करो, यानी डेप्ट दो, उनको ट्रैप में फंसाओ, उसके बाद बात करो। BRI की बात करें तो एक बड़ा संगठन है, 150 से अधिक देशों तक इसकी पहुंच है। जबकि जो हमारा ये IMEC कॉरिडोर है, इसकी कुछ लोकतांत्रिक राष्ट्रों का एक इनिशिएटिव है यूरोप के साथ मिलकर कि हम चीन की सब आपूर्ति श्रृंखला है जो वो बाधित करता है बार बार, उसका एक विकल्प हम तैयार कर सकें। आपको बताएं कि IMEC समुद्री रेल मार्गों को जोड़कर यूरोप तक व्यापार की लागत और समय दोनों घटाएगा। आप मैप में देख पा रहे हैं कि भारत में मुंबई, कांडला और मुंद्रा जैसे स्थानों से हम सी मार्ग का प्रयोग करते हुए सामान को भेजेंगे, जो UAE, सऊदी अरेबिया और इज़राइल, जॉर्डन जैसे राष्ट्रों से होते हुए ग्रीस, इटली और बाद में यूरोप तक पहुंच सकेगा। इसके बीच जो रूट इस्तेमाल आ रहा है उस पर वो ध्यान देने वाली बात है। आप देख रहे हैं पहले जहाज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, रेलगाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, और साथ में आप यहाँ देख पाएंगे तो बसों का भी प्रयोग, यानी ट्रकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी एक पूरी योजना है जिसमें ट्रक यानी कि जल मार्ग, स्थल मार्ग, साथ ही रेल मार्ग का प्रयोग करके पूरे पथ को बनाया जा रहा है। कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे इज़राइल के साथ जो संघर्ष की स्थिति है हमास के साथ, तो उसके कारण इसमें कुछ तकनीकी बाधाएं भी आने जिससे इसका पूर्ण विकास बाधित हो रहा है। हालांकि सरकारें लगी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द इसका विकास सुनिश्चित किया जा सके। और रणनीतिक महत्व की बात करें हम तो चीन के ब्रो का मतलब है, UPSC इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ब्रो। तो ब्रो फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन के ब्रो के जरिए बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ये जो रास्ता है ये पारदर्शी और टिकाऊ विकल्प है। एक अनुमान की बात करें तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार है वो 40% तीव्र गति से होने लगेगा और उसकी लागत में 30% की कमी आ जाएगी। 40% तीव्र गति से होने का क्या मतलब है? 40% तीव्र गति से होने का मतलब है, पहले आप देखेंगे ये रास्ता, एक मिनट रुकिए, ये रास्ता हमको फॉलो करना होता था, ये सुएज नहर वाला रास्ता। तो या तो हम ये रास्ता फॉलो करें, या तो ये 6000 किलोमीटर जो बढ़ जाता था पूरा, इसका केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाएं। तो इस वाले रास्ते से हम मिनिमम जो डिस्टेंस थी वो ट्रेवल किया करते थे, उससे जो हमारा समय था वो 40% अधिक लगता था। यानी यूरोप के साथ इस मार्ग का अगर हम प्रयोग करेंगे तो यूरोप के साथ व्यापार 40% तीव्र गति से होगा, और जबकि पैसा जो हम खर्च करते थे इस तरफ से व्यापार करने में, उससे 30% की कमी आ पाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हम सुएज नहर पर अपनी निर्भरता को भी कम कर लेंगे। वर्तमान में भारत का अधिकांश व्यापार सुएज नहर से जरिए होता है, जबकि IMEC एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चुनौतियाँ, कुछ बाधाएं भी हैं। हमने आपको बताया कि जो लॉजिस्टिक मानक हैं, या रेल की पटरियों की बात करें, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि भारत में मान लीजिए आप 1.5 मीटर की रेल की कोई पटरी होती है, जबकि सऊदी अरब में मान लो 2 मीटर की होती है। तो उसके लिए एक वैश्विक मानक, क्योंकि सामान का कंटेनर जब लोड होगा तो एक बराबर का कंटेनर होगा ना। जैसे अगर भारत में कोई कंटेनर लोड होता है, जाके वो सऊदी अरब में लोड होता है। भारत में 1.5 मीटर की ट्रेन के हिसाब से वो कंटेनर की साइज़ थी, सऊदी अरब में ट्रेन का साइज़ 2 मीटर है, तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई ना, उसका यूटिलाइजेशन कम हो गया। तो इस बात पे काफ़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि अगर एक लाइन में हम बात करेंगे तो पूरे राष्ट्र मिलकर डी रिस्किंग, हमने आपसे डी रिस्किंग और डी कपलिंग की बात की थी, तो चाइना के साथ डी रिस्किंग, व्यापारिक जोखिमों को कम करना, और डी कपलिंग
जैसे मार्गों का प्रयोग किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। IMC बना BRI की हमने आपको बता ही दिया। BRI जो है वो 150 देशों के इसका विस्तार है, 150 से अधिक देशों में इसका विस्तार है। ऋण आधारित अवसंरचना मॉडल है ये, यानी कि ये डेप्ट देते हैं, उसके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं किसी राष्ट्र में। ड्रिप ट्रक की आलोचना हमेशा से होती रही है। भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार हुआ है BRI के माध्यम से। जबकि IMEC की जब हम बात करते हैं तो लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन है, पारदर्शी वित्त पोषण मॉडल है, डिजिटल प्लस भौतिक कनेक्टिविटी इसमें शामिल है और G20 समर्थित ढांचा इसमें शामिल किया गया है। तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है अन्य राष्ट्रों के लिए भी। बात करते हैं आर्कटिक परिषद में बढ़ता तनाव। आर्कटिक परिषद नाटो और रूस के मध्य जो आप ये कह सकते हैं कि जो रूस और नाटो के मध्य संभावनाएं विद्यमान हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उनको देखते हुए आर्कटिक परिषद में तनाव बढ़ रहा है। आर्कटिक परिषद कहने का मतलब क्या है कि ध्रुवीय अनुसंधान के संदर्भ में जब मैत्री और भारती की बात होती है तो ये दोनों ही भारत के एक इनिशिएटिव है, भारत का स्टेशन है। मैत्री भारत का दूसरा स्टेशन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मैत्री की स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में मैत्री की स्थापना हुई थी सीरामकर ओएसिस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुई थी? तो सीरमाकर ओएसिस क्षेत्र में 1989 में मैत्री की स्थापना हुई थी। ये जो स्टेशन है ये भू विज्ञान, मौसम विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बनाया गया था मैत्री। ठीक है। मैत्री एक ताजे पानी की झील है, याद रखिएगा। ये जहाँ पे मैत्री बना हुआ है वो एक ताजे पानी की झील है जिसे प्रियदर्शनी झील भी कहा जाता है। प्रियदर्शनी किसका नाम था आपको याद होगा? हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी भी उनका नाम था। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इस झील का नाम प्रियदर्शनी झील भी कहा जाता है। यह स्टेशन अब काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए सरकार मैत्री 2 बनाने की योजना पर काम कर रही है। भारती की बात करें तो भारती भारत का तीसरा, भारती जो है भारत का 3rd है। ठीक है, भारती भारत का तीसरा स्टेशन है। इसकी स्थापना 2012 में होती है। पहले की कितने में हुई थी? 1989 में। दूसरे कब होती है? 2012 में। उद्देश्य इसके भी साफ हैं। ये तकनीकी की बात करें तो यह एक अत्याधुनिक इको फ्रेंडली स्टेशन है जिसे एल्युमिनियम और कांच के विशेष कंटेनरों से बनाया गया। आप उसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, एक AI जनरेटेड फ़ोटो है, लेकिन आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से कांच और एल्युमिनियम के जरिए इसको बनाया गया है ताकि आर्कटिक के कठोर वातावरण को ये सह सके। जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है उनको ये बना सके, बचा सके। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि नाटो और रूस के साथ जो गर्मा गर्मी चल रही है उसको देखते हुए वहाँ के जो बंदरगाह हैं, यूरोपीय देशों के बंदरगाहों और आपूर्ति मार्गों तक पहुँच बाधित हो रही है। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है, भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के लिए यूरोपीय देशों के बंदरगाह और आपूर्ति मार्गों तक पहुँच अनिवार्य मानी जाती है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया 2.0 का नया मसौदा। डिजिटल इंडिया 2.0 का नया मसौदा सरकार प्रस्तुत कर रही है जिसमें इंटरनेट सुरक्षा, उत्तरदायित्व, सेफ हार्बर संशोधन जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। और चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। PM ई बस सेवा Tier 2 शहरों में का विस्तार। प्रधानमंत्री ई बस सेवा का विस्तार अब Tier 2 शहरों में होने वाला है। Tier 2 शहरों में योजना बनाई जा रही है इनके विस्तार की। केंद्रीय कैबिनेट ने Tier 2 शहरों में सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः विद्युतीकृत करने के हेतु नई वित्तीय प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। यह कदम वायु प्रदूषण कम करने और शहरी गतिशीलता सुधारने की दिशा में मील का पत्थर होकर साबित होने वाले। 169 लक्षित शहर हैं, यानी Tier 2 के लगभग 169 शहरों में ये PM ई बस सेवा शुरू करने जा रही है, जिसका जो बेड़ा होगा वो 10,000 से अधिक बसें इसमें शामिल की जाने वाली हैं। जबकि इसका जो प्रभाव होगा, प्रभाव की अब हम बात करेंगे तो 40% उत्सर्जन कटौती होगी डिजिटल बसों की तुलना में। आप कहेंगे जब ई बस है तो 100% क्यों नहीं होगी? तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, रीजनिंग लगाइए कि इसकी भी तो बैटरी बन रही है। बैटरी बनने में कहीं ना कहीं तो ऊर्जा खर्च हो रही है ना। उसके बाद इसमें या इसका जो बॉडी है, जो एल्युमिनियम बॉडी आप देख पाते हैं, जो मेटल बॉडी देख पाते हैं, इसको बनाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं ऊर्जा खर्च हुई है। इन सबको जोड़कर बात की जाती है कि इनको बना लेने के बाद जब ये अपनी लाइफ पूरी करेंगी, जब ये चल चुकी होंगी, तो 40% की कुल कटौती हो पाएगी हमारे पर्यावरण में। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड चौथी किस्त जारी। भारत सरकार ने चौथी किस्त के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाई है। यानी ये चौथी बार है जब इस तरह के बॉन्ड जारी किए गए हैं, उनसे पूंजी जुटाई जा रही है। यह भारत की 2017 नेट जीरो प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।
सौर एवं पवन ऊर्जा का विस्तार करने में इसका उद्देश्य होगा। हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को शुरू करना, जबकि ईएसजी निवेशकों को आकर्षित करना है। ऐसे निवेशक जो एनर्जी प्रोजेक्ट में, एनर्जी ग्रीन प्रोजेक्ट में हैं, हिस्सेदारी लेना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं, उनको आकर्षित करने का उद्देश्य ये रखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको दिखाएं। इंडिया टॉप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पूगा जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, भाटला सोलर पार्क हो गया, जैसलमेर विंड पार्क हो गया, रेवा सोलर प्रोजेक्ट हो गया। ये सब भारत के महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट हैं जिन पे भारत तेजी से काम कर रहा है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश फिनटेक हब का रोड मैप। उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य के तहत जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एक समर्पित फिनटेक हब विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। यह केंद्र डिजिटल भुगतान, बीमा तकनीक और ब्लॉकचेन स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। आपको बताएं कि इस बार 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 26 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। आने वाले वर्ष में इनकी योजना है कि ये 40 करोड़ लाख का बजट प्रस्तुत करें, जबकि आने वाले कुछ वर्षों में ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। इसी क्रम में इन्होंने एक फिनटेक हब विकसित किया है जो डिजिटल भुगतान, बीमा तकनीक और ब्लॉकचेन स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य में बाकी का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। शुक्रयान 1 की बात करते हैं तो ये पेलोड चयन के अंतिम चरण में है। शुक्रयान को मतलब शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायक होगा। अगर शुक्र का हम अध्ययन कर पाते हैं तो हम जलवायु परिवर्तन को समझने में एक योगदान दे सकते हैं कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको हम समझ सकते हैं। इसरो ने शुक्र अभियान के अंतर्गत जो वैज्ञानिक उपकरणों का चयन अंतिम चरण में पहुंच गया है। शुक्र के घने वायुमंडल का अध्ययन, सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने हुए हैं, उनका विश्लेषण करना, ग्रही विकास पर शोध करना इसका उद्देश्य होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एआई एथिक्स, यूनेस्को के साथ भारत की पहल। एआई का बढ़ता हुआ क्रेज, भारत ने यूनेस्को के साथ साझेदारी में जनरेटिव एआई के सुरक्षित एवं नैतिक उपयोग की दिशा में निर्देश जारी किए हैं। यह पहल वैश्विक एआई गवर्नेंस में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करती है। आपको बताएं कुछ समय पहले चैट जीपीटी की एक शिकायत आती है कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों या बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, जैसे पीएम मोदी का भी नाम उसमें शामिल था, या डोनाल्ड ट्रंप हों या बड़े बड़े लोग जो भी हैं विश्व के बड़े लोग, उनके आपत्तिजनक फ़ोटो जनरेट किया है चैट जीपीटी ने। किसी को बिकनी पहना के जनरेट किया, किसी को निर्वस्त्र कर दिया, इस तरह के फ़ोटो जनरेट, किसी के सिंदूर और चूड़ी पहनाई। जब चैट जीपीटी से इसकी पूछताछ हुई कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो चैट जीपीटी का जो जवाब था वो एक निराशाजनक जवाब था। उसने कहा कि ये एक मशीन है, एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है एआई, ये खुद से कुछ नहीं करता है, ये आपकी कमांड के आधार पर काम करता है। तो सोचने वाली बात यह है, चिंतन करने वाली बात यह है कि हमारी कमांड पर एआई किस तरह से नैतिकता को पार कर सकता है। तो उसी क्रम में यूनेस्को के साथ ये भारत की पहल पारदर्शिता, सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। लक्षद्वीप प्रवाल विरंजन संकट, समुद्री तापमान में खतरनाक वृद्धि होती है। लक्षद्वीप के आसपास के जल स्तर का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से, जिसको हम बचाने की बात करते थे ना कि 1.5 से कम रखना है, 1.5 से कम रखना है, तो लो 1.5 से ऊपर चला गया। 1.5 डिग्री तक बढ़ने से कोरल रीफ को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप व्हाइट कलर के पूरे कोरल्स देख पा रहे होंगे। प्रवाल की सफ़ेदी, ब्लीचिंग तेज हुई है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग बोलते हैं। कलर जाने को ब्लीचिंग बोलते हैं। समुद्री जैव विविधता पर गहरा असर हुआ है। मछुआरे थे, जिन मछलियां पकड़ते थे, अपना जीवन यापन करते थे, तो क्योंकि प्रवाल विरंजन हुआ है, प्रवाल विरंजन के कारण मछलियां भी यहाँ से अपना स्थान बदल रही हैं। पानी गर्म हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने भी मूवमेंट तैयार कर लिया है, किसी और तरफ जा रही हैं जहाँ उनका जीवन संकटग्रस्त न हो। ऐसे में मछुआरों की जीविका को खतरा हुआ है। साथ ही ये जो पर्यटन आप देख पा रहे हैं, ये पर्यटक क्या देखने आते थे? यही ग्रीनरी तो देखने आते थे, यही कलरफुल जो कोरल होते थे, उनके बीच कलरफुल मछलियाँ होती थी, उन्हीं को देखने तो आते थे। अब वो सब प्रभावित हो रहा है, ये वापस जा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हम्पी में विजयनगर युग की नई खोज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की बात करते हैं। सबसे पहले अगर एएसआई की चर्चा आ गई है तो बात करते हैं एएसआई की। इसका गठन होता है 1861 में। 1861 में इसका गठन होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको पता है, हमारे पुरातत्व के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हम्पी को विजयनगर साम्राज्यकालीन अज्ञात लिपियां और एक परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह खोज मध्यकालीन भारत की उन्नत नगर नियोजन तकनीक को पुनः उजागर करती है। ठीक है,
संत रविदास जयंती, भक्ति और सामाजिक न्याय। जब आप प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जाएंगे तो वाराणसी में एंटर होते ही जब मंदिर की तरफ आप बढ़ेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे या कैंट स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो राइट साइड में रविदास जी का जन्म स्थान है। वहीं पे लिखा हुआ होता है कि संत रविदास जन्म स्थान, उससे थोड़ा सा अंदर उनका जन्म स्थान है। तो संत रविदास की जयंती है आज, कल थी। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास जयंती पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन हुआ। यह अवसर भक्ति आंदोलन के सामाजिक समरसता और न्याय के संदेश को आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाता है। संत रविदास ने 15वीं-16वीं सदी में जाति विभेद के विरुद्ध आवाज उठाई और मानवीय गरिमा का संदेश दिया। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।